वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि जियोग्राफी का होगा। आपको बता दूं, जियोग्राफी बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं एक सब्जेक्ट के। हर एक सब्जेक्ट में यही होता है। तो जियोग्राफी का भी आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो जो पहला पेपर है उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर 2 का वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगा, ठीक है। तो पेपर 1 का नाम है रीजनल जियोग्राफी। रीजनल जियोग्राफी को बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल। तो रीजनल जियोग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल आपको पढ़ना होता है पेपर नंबर 1 में। तो पेपर नंबर 1 यानी कि रीजनल जियोग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे। और आपको बता दूं कि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से बहुत देखिएगा। क्लियर? चलें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भौगोलिक अध्ययन की विधि है, बताएं। भौगोलिक अध्ययन की विधि है क्रमबद्ध विधि या प्रादेशिक विधि या आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आप याद करिए चैप्टर नंबर 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक अध्ययन की मुख्य रूप से 2 विधियां होती हैं, एक क्रमबद्ध विधि और एक प्रादेशिक विधि। क्रमबद्ध विधि का अध्ययन करने वाले भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक विधि से अध्ययन करने वाले भूगोल को हम लोग प्रादेशिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। और दोनों विधियों के बारे में मैंने उसमें समझाया था, चैप्टर नंबर 1 में बोर्ड पर पढ़ाया था। वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सा, आ एंड बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है और जो आसपास के क्षेत्रों से इस दृष्टि से सर्वथा भिन्न होते हैं। यह विचार किसका है? तो प्रदेश वाले चैप्टर में जब मैंने शुरुआती चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें प्रदेश की परिभाषा को मैंने विस्तार से बताया था, ठीक है। खास करके जैसे मैंने अलग अलग चीज़ों के मतलब अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में बताया था। तो ये जो परिभाषा है, प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है और जो आसपास के क्षेत्रों से इस दृष्टि से सर्वदा भिन्न होते हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है भैया? ये विचार है अमेरिकी भूगोलवेत्ता फेनमैन का। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं फेनमैन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेनमैन इज राइट आंसर। अमेरिका के विद्वान है ये, ठीक है, NM फेनमैन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं, और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं एक हर्बर्टसन। हर्बर्टसन की अगर बात करें तो हर्बर्टसन जो है परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि प्रदेश वह भौगोलिक इकाई होती है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे और मनुष्य जो होता है उसकी क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर जो है एक प्रकार से मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर इतने घनिष्ठ संबंध होते हैं पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, जलवायु से, भूमि से, ठीक है। और उनका विशिष्ट प्रभाव भी पड़ता है, संबंध भी होते हैं। तो उसी एक प्रकार से संबंधों के होने से संयुक्त हो जाते हैं और उनमें संपूर्ण की विलग तथा अनूठी पहचान बन जाती है। तो एक ऐसा भौगोलिक इकाई होती है प्रदेश जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ संबंध और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं कि उनसे संपूर्ण की विलग या उनसे अलग होना एक प्रकार से वो नहीं हो पा रहे हैं और यही उनकी पहचान बन गई है। वो भौगोलिक इकाई बोला जाता है एक प्रकार से प्रदेश, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो एक प्रदेश जो होता है भूतल का एक प्रखंड अथवा इकाई होती है जिसमें विशिष्ट या समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण एक प्रदेश जो होता है अपने सीमावर्ती यानी अपने समीपवर्ती, संलग्न और अन्य क्षेत्रों से अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रदेश में समरूपता पाई जाती है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षणों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा सीमांकित इकाई होती है, ठीक है। प्रदेश में पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है। प्रदेश आकार प्रसार में किसी भी मापक और प्रकार का हो सकता है, मतलब कोई मापदंड नहीं है इसका मापन का। एक प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है। प्रदेश एक प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रदेश के विकास कार्यों में स्थानीय व्यक्तियों को साझेदारी भी बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रदेश की विशेषता है, बताएं। यह भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा सीमांकित इकाई है, यह अपने पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है और इनमें पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है। तीनों इकाई मतलब ये तीनों व्यवस्थाएं जो है या तीनों जो विशेषताएं हैं वो तीनों जो विशेषताएं हैं वो किसकी हैं? वो प्रदेश की ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी विशेषताएं प्रदेश की हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रदेश का प्रकार है मतलब कि एकल विषय प्रदेश, बहुल विषय प्रदेश और संपूर्ण विषय प्रदेश। ये तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदेश होते हैं। एक होता है एकल विषय प्रदेश। एकल विषय प्रदेश जो होता है उसको बोलते हैं सिंगल टॉपिक रीजन। मैंने उसमें प्रदेशों के प्रकार में बताया है, ठीक है। डी ह्यूटेलेसी महोदय अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने एक प्रकार से 1956 ईस्वी में एक प्रदेश में 16 प्रकरणों और विषयों यानी टॉपिक के बारे में अध्ययन करके बताया, ठीक है, कि एक प्रदेश में 16 प्रकरण या 16 विषय होते, 16 टॉपिक्स होते हैं। उन्हीं 16 टॉपिक को आधार बना करके जो है 4 भागों में एक प्रकार से प्रदेशों को आप बांट सकते हो। एक होता है एकल विषय प्रदेश। एकल विषय प्रदेश की अगर बात की जाए, जब भूतल पर मात्र एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन होता है तब उसके वितरण से संबंधित भिन्नता या क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार प्रदेशों का जन्म होता है, और इस तरह के प्रदेश को हम लोग एकल प्रदेश कहते हैं। जैसे कि मृदा प्रदेश हो गया, मृदा के अकॉर्डिंग अलग कर दिया गया। वर्षा प्रदेश की वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पर वर्षा कम होती है, इस अकॉर्डिंग अगर बांटा गया तो होता है वर्षा प्रदेश। वनस्पति प्रदेश यानी वनस्पति इधर की वो दूसरी है, दूसरी वनस्पति दूसरे प्रदेश की दूसरी है, तो वनस्पति के अकॉर्डिंग अगर हम बांटते हैं तो होता है वानस्पतिक प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं भाषा प्रदेश एक होता है, मतलब भाषा के आधार पर, तो भाषा प्रदेश, मृदा प्रदेश, वर्षा प्रदेश और वनस्पति प्रदेश, ये सब एकल विषय प्रदेश हैं। दूसरा होता है आपका बहुल विषय प्रदेश। बहुल विषय प्रदेश मतलब होता है मल्टी टॉपिक रीजन, ठीक है। जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक कारक नहीं अपितु विभिन्न तत्व होते हैं तब ऐसे प्रदेश को हम लोग बहुल विषय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें आता है जैसे कोई प्राकृतिक जो है प्रदेश हो, मतलब प्राकृतिक चीज़ें समान हैं, ठीक है, तो उसको प्राकृतिक प्रदेश। आर्थिक चीज़ें वहाँ पर सारी चीज़ें समान हैं तो आर्थिक प्रदेश हो गया। जलवायु प्रदेश हो गया, ठीक है। ये सब जो हैं बहुल प्रदेश के उदाहरण हैं। संपूर्ण विषय प्रदेश की बात की तो इसको बोलते हैं टोटल टॉपिक रीजन, ठीक है। मतलब कि जो 16 तत्व डी ह्यूटेलेसी ने बताए थे वो 16 तत्व एक प्रकार से किसी न किसी रूप में जो दूसरा प्रदेश होता है उसके समीपवर्ती किसी प्रदेश का उससे मेल क्रमशः नहीं खाते हैं या मेल क्रमशः खाते हैं, तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विषय प्रदेश कह सकते हैं, जो 16 के 16 एकदम से एक क्रम के रूप में मिलते हैं। और ऐसे प्रदेश आपको मिलेंगे बहुत कम। संपूर्ण विषय प्रदेश की संख्या कम होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और चौथे प्रकार के विषय होते हैं, मतलब जो प्रदेश होते हैं कंपेज, ठीक है। तो कंपेज जो होता है ऐसे प्रदेश को कहा जाता है जो विभिन्न तत्वों से मिल करके बनता है, लेकिन इसमें तत्वों का महत्व क्रम जरूरी नहीं होता है, किसी भी क्रम में आ सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रादेशिक नियोजन एक है। प्रादेशिक नियोजन क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? तो प्रादेशिक नियोजन व्यवहारिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। तो प्रादेशिक नियोजन जो है वो किसका विज्ञान है? वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसने कहा है कि नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है? फटाफट से आप बताएंगे किसने कहा है भाई, बताइएगा। नगर नियोजन का विचार क्या होता है? नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार, नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होता है, ये किसने कहा था? फटाफट से आप बताएंगे, बताएं। बिल्कुल, किसने कहा था इसको? लेविस ने, जेम्स फोर्ड ने, या डडले स्टाम्प ने, या फिर मेयर ने? किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से आप लोग बताएंगे और शेयर करेंगे एक दूसरे को, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए बताएं भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। इसमें देखें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, बाकी यहाँ पर देखें एक ऑप्शन कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप जो है जेम्स फोर्ड के स्थान पर आप एक ऑप्शन लिख सकते हो यहाँ पर नालेड या फिर बेरिंग, ठीक है, बेरिंग एवं नालेड। तो बेरिंग एवं नालेड ने परिभाषा दी थी, क्या कहा था बेरिंग और नालेड ने? बेरिंग और नालेड महोदय ने कहा था कि नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ठीक है। यानी उन्होंने कहा था कि द इसेंशियल एम ऑफ अर्बन प्लानिंग इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ, ठीक है। किसने कहा था? ये नालेड और बेरिंग महोदय ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। जबकि बात की जाए जेम्स फोर्ड की, जेम्स फोर्ड जो परिभाषा देते हैं, जेम्स फोर्ड कहते हैं कि नगर नियोजन मुख्यतः नगर के सतत परिवर्तन या परिवर्तनशील प्रतिरूप से संबंधित विज्ञान व कला होती है, ये जेम्स फोर्ड कहते हैं। डडले स्टम्प कहते हैं, डडले स्टम्प क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण एवं जनता के जीवन स्तर में उन्नयन से संबंधित, मतलब उसकी बढ़ोतरी से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से नगर नियोजन की परिभाषा लेविस महोदय कहते हैं। लेविस महोदय कहते हैं कि
नगर नियोजन बिल्कुल ऐसा दूरदर्शी प्रयास होता है जो नगर और उसके समीपस्थ क्षेत्रों के क्रमबद्ध और आकर्षक विकास का स्वास्थ्य, सेवा, सुविधा, व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नयन को समुचित ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत आधारों पर प्रेरित करता है। तो सेकंड चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे नगर नियोजन के बारे में, तो उसमें हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नगर नियोजन क्या होता है, कैसे होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। देखें, बहरहाल पहला प्रश्न आप देखें, मतलब इसका जो है आपका है कि नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था बेरिंग, या फिर एक प्रकार से दूसरा नाम मैंने आपको और बताया था, दूसरा नाम बताया था हमने नॉलेड, और बेरिंग का एक कथन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो जेम्स फोर्ड और सभी की परिभाषा तो मैंने आपको बता ही दी, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे आप जेम्स फोर्ड के स्थान पर बेरिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, नगर नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 4 या 6? तो नगर नियोजन के कितने प्रकार होते हैं भैया? 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नियोजन विधि के अनुसार नगर नियोजन के प्रकार हैं। तो नियोजन विधि के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नगर नियोजन के कितने प्रकार हैं भाई? बताएं कि प्रकार हैं। तो ये सभी प्रकार जो होते हैं वो नगर नियोजन के हैं। संक्रियात्मक नियोजन, निर्माणात्मक नियोजन और नए नगरों का नियोजन, ये सब जो होते हैं ये सब नियोजन विधि होती है, और ये कई प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? स्वच्छ और सुंदर बनाना, स्वास्थ्य नागरिक जीवन होना और जनजीवन को सुविधापूर्ण और जो है सुखमय रखना। ठीक है, क्या रखना? सुखमय रखना। ये होता है नगर नियोजन का उद्देश्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नगर नियोजन की संकल्पना है, फटाफट से आप बताएंगे। उपवन नगर, नया नगर या फिर नगरीय नवीनीकरण? तो नया नगर मतलब या नगर नियोजन की जो संकल्पनाएं हैं वो उपवन नगर की भी हैं, नया नगर की भी बात होती है, और नगरीय नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। चलें, अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन एक अंतर विषयी उपागम है जो वैज्ञानिक, सामाजिक एवं नागरिक विषयों के सामूहिक ज्ञान का प्रयोग है। ऐसा किसने कहा था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। देखें, किसने कहा है कि प्रादेशिक नियोजन एक अंतर विषयी उपागम है जो वैज्ञानिक, सामाजिक और नागरिक विषयों के सामूहिक ज्ञान का प्रयोग करता है? ये कथन किसका है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो ये कथन किसका है? ये कथन है भाई फ्रीडमैन महोदय का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रादेशिक नियोजन के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 7 या 6? तो प्रादेशिक नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? प्रादेशिक नियोजन के 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रादेशिक नियोजन के कितने प्रकार होते हैं भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो प्रादेशिक नियोजन के 6 प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखें। कितने प्रकार होते हैं भाई प्रादेशिक नियोजन के? प्रादेशिक नियोजन के 6 प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब कोई नियोजन किसी विशिष्ट परिस्थिति में अल्पकाल के लिए किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्थानिक नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन, अल्पकालीन नियोजन या फिर दीर्घकालीन नियोजन? फटाफट से आप बताएंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है कि जब कोई नियोजन जो होता है किसी विशिष्ट परिस्थिति में बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के नियोजन को हम लोग बोलते हैं कैसा नियोजन भाई? इस नियोजन को हम बोलते हैं अल्पकालीन नियोजन। अल्प माने कम, कालीन माने समय, और नियोजन माने एक प्रकार से प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्थानिक नियोजन के प्रकार हैं। स्थानिक नियोजन में क्या क्या शामिल है भाई? देखिए, स्थानिक नियोजन में आपका जो है संयोजनवादी नियोजन और विकासोन्मुख नियोजन, ये दोनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्थिक नियोजन का उपयोग सामान्य रूप से किन देशों में किया जाता है? विकसित देशों में या फिर विकासशील देशों में? तो भाई एक प्रकार से बताएं, आर्थिक नियोजन का जो उपयोग होता है सामान्य रूप से अगर देखें तो सामान्य रूप से विकसित देशों में ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। स्थलाकृति के आधार पर भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? आप बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थलाकृति के आधार पर या स्थलाकृति के आधार पर भारत को कितने भागों में हम बांटते हैं?
तो स्थलाकृति के हिसाब से अगर देखें तो भारत को कितने भागों में बांटते हैं, आप लोग सभी लोग फटाफट से आप बताएंगे। तो स्थलाकृति के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, वैसे तो कई भागों में बांटते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो इसमें खास करके स्थलाकृति के हिसाब से भारत को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कई प्रकार होते हैं भारत में, आप देखते हैं एक तो भाई भारत जो है ये नक्शा आप देखते हैं भारत वाला, ये देखिए ये भारत का नक्शा है। 1 मिनट में समझिए, अभी थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये भारत है। तो देखिए भारत में एक तो पहला हो गया आपका उत्तरीय, ठीक है, उत्तरी और ये पूर्वी, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जो होता है, यहाँ तक जो पर्वत है आपका, ये हिमालय पर्वत की पूरी एरिया, ये पहला प्रदेश आप मान सकते हो भौगोलिक स्तर पर। दूसरा प्रदेश क्या होता है आपका, अच्छा यहाँ तक ये हो जाएगा पूरा। दूसरा आपका प्रदेश हो जाएगा गंगा सतलज का ये मैदानी एरिया, ठीक है। तीसरा आपका मैदान हो जाएगा ये एक प्रकार से बीच का जो मध्य का पठार है वो, और चौथा हो जाएगा आपका ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये और इधर वाला जो होगा दक्षिणी मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो इसमें आपका ये जो द्वीप होंगे इनके किनारे किनारे ये भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से 4 हैं, बाकी बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है खास करके इसको लेकर के कई प्रदेश बताए जाते हैं, जैसे कि उत्तरी पूर्वी प्रदेश, उसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा शामिल होते हैं। पूर्वी प्रदेश में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल है। उत्तरी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश शामिल है, ठीक है। मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश शामिल है। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। पश्चिमी प्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात, दादर और नगर हवेली हैं। दक्षिणी प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, पुदुचेरी, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह एक है, और दमन और दीव, ये सब शामिल है, ठीक है। तो कुछ ये कैटेगराइजेशन होता है। कुल मिला करके जो है अलग अलग क्षेत्रों में एक प्रकार से कुछ लोगों ने 7 बृहद प्रदेशों में बांटा है और 42 मध्यम प्रदेशों में बांटा है भारत को सांस्कृतिक रूप से, ठीक है। कुछ लोगों ने एक प्रकार से 15 प्रमुख प्रदेशों में बांटा है, 48 उप विभागों में बांटा है, ठीक है। खास करके बी नाथ महोदय ने बांटा है 1965 में, उन्होंने 15 प्रमुख प्रदेशों में बांटा है, जिनमें पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश, निचला गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, गंगा पार मैदान, पूर्वी पठार की पहाड़ियाँ, मध्य पठार तथा पहाड़ियाँ, पश्चिमी पठार तथा पहाड़ियाँ, दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ, पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट, गुजरात मैदान और पहाड़ियाँ, और पश्चिमी शुष्क प्रदेश, इसके अलावा द्वीपीय प्रदेश। तो ये एक प्रकार से अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग भारत को 7 प्रदेशों में बांटते हैं और 51 छोटे छोटे प्रदेशों में बांटते हैं, ठीक है। अब जो 7 प्रदेश है उसमें खास करके भट्ट महोदय बताते हैं 1964 में, भट्ट और राव इन दोनों ने मिल करके कहा, ठीक है। और LS भट्ट और जो है BL प्रकाश राव, ये दोनों लोगों ने मिल करके उसको 7 भागों में बांटा पूरे के पूरे भारत के प्रदेश को, ठीक है। उसमें एक दक्षिण भारत, एक पश्चिम भारत, एक पूर्वी मध्यवर्ती भारत और एक उत्तरी पूर्वी भारत, एक मध्य गंगा का मैदान और एक उत्तर पश्चिमी भारत और एक उत्तर भारत, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने 7 भागों में बांटा है, ठीक है। और मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो भारत को एक प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। और जो यहाँ पर पूछा गया कि स्थलाकृति के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 4 भागों में, ठीक है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं जो स्थलाकृति के हिसाब से बांटे गए हैं? उन 4 भागों में एक तो होता है एक प्रकार से क्या, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा, तो वो चीज़ें, ठीक है। एक आपका होता है प्रशासकीय इकाई, एक होता है संसाधन विकास प्रदेश, एक होता है महानगरीय प्रदेश और एक होता है संक्रमण पेटी प्रदेश। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, विश्व स्तर पर सांस्कृतिक प्रदेशों के पदानुक्रमीय भाग हैं, बताएं फटाफट से आप बताएंगे। विश्व स्तर पर सांस्कृतिक प्रदेशों के पदानुक्रमीय भाग हैं, बृहद प्रदेश, मध्यम प्रदेश, लघु प्रदेश। तो ये तीनों प्रदेश ही होते हैं एक प्रकार से पदानुक्रमीय भाग, ठीक है। आप बृहद माने बड़ा, उससे छोटा मध्यम और उससे छोटा लघु यानी छोटा। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत प्रदेश को भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है या किसने कहा? हर्बर्टसन, थॉमस या रेनर या फिर रसेल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत प्रदेश को भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन रेनर महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रकार्यात्मक प्रदेश को क्या कहते हैं? केंद्रीकृत प्रदेश या फिर विकेंद्रीकृत प्रदेश? तो प्रकार्यात्मक प्रदेश जो होता है उसको हम केंद्रीकृत प्रदेश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बी नाथ ने समस्त भारत को कितने प्रमुख प्रदेशों और उप प्रदेशों में बांटा है? तो मैंने आपको बताया था बी नाथ और एक प्रकार से सभी के बारे में मैंने आपकी शुरुआत में ही आपको बता रखा है,
कि जो बी नाथ हैं उन्होंने कितने भागों में बांटा भाई? बी नाथ ने एक प्रकार से संसाधनों का को ध्यान में रख करके विकास प्रदेश के रूप में बांटा, यानी रिसोर्स डेवलपमेंट रीजन के बारे में बताया है उन्होंने 1965 में बी नाथ ने, ठीक है, 15 प्रमुख प्रदेशों में और 48 उपविभागों में। तो 15 प्रदेश और 48 उपविभाग आपको जहाँ पर मिले वही लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है 15 प्रदेश और एक प्रकार से 48 प्रदेश, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? फटाफट से आप बताएंगे। विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ वो कब हुआ भाई? बताइएगा सभी लोग। विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1950, 1965, 1960 या 1965? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? 1955, मतलब 1950, 55, 60 या फिर 65? तो विकास ध्रुव सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ है वो हुआ है भैया 1955 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पेरोक्स की विकास केंद्र की अवधारणा किस पर आधारित है? बताएं। तो पेरोक्स की जो विकास केंद्र की अवधारणा है वो किस पर आधारित है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। बाह्य बचत पर, औद्योगिक समूहन पर, या फिर संपर्क पर, या फिर इन सभी पर? तो पेरोक्स की जो विकास केंद्र की अवधारणा है वो इन तीनों केंद्रों पर, मतलब कि ये मतलब विकास केंद्र की अवधारणा जो इन तीनों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से, भारत के विकास केंद्रों को कितने प्रदेशों में या कितने स्तरों में हम लोग बांट सकते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो भारत के विकास केंद्रों को हम लोग जो है कितने स्तर में बांट सकते हैं भाई? तो हम लोग उसको एक प्रकार से 5 स्तर में बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक अर्थशास्त्री का मत है या किस अर्थशास्त्री का मत है गरीबी गरीबी को बढ़ाती है? इसको किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गरीबी गरीबी को बढ़ाती है कहा था गुरनाल मिर्डल ने। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र परिधि मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो केंद्र परिधि मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट से आप बताएंगे। फ्रीडमैन महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र परिधि मॉडल का प्रतिपादन किस सन में हुआ था? तो केंद्र परिधि मॉडल का जो प्रतिपादन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था भाई 1966 में। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, केंद्र परिधि विकास मॉडल की कितनी अवस्थाएं हैं? तो केंद्र परिधि विकास मॉडल की जो अवस्थाएं हैं उनकी संख्या बात की है तो 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में कृषि प्रधान ग्रामीण समाज की प्रधानता पाई जाती है? संक्रमण अवस्था में, पूर्व औद्योगिक अवस्था में, या उत्तर औद्योगिक अवस्था में, या औद्योगिक अवस्था में? बताएं। तो विकास की किस अवस्था में कृषि प्रधान ग्रामीण समाज की प्रधानता पाई जाती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पूर्व औद्योगिक अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बा ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट से आप बताएंगे। सतत विकास को लेकर के है। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो कि एक प्रकार से नवीनता को तो धारण करता हो, विकास तीव्र गति से करता ही हो, इसके अलावा पर्यावरण को भी ध्यान में रखता हो, लगातार विकास होता रहे। ऐसा विकास हो ताकि जितना उपयोग हो सके संसाधनों का उतना, मतलब जितना कम उपयोग हो सके उतना कम उपयोग हो सके, और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रह सकें। इस तरीके से संसाधनों का उचित पूर्ण तरीके से या तर्कसम्मत तरीके से दोहन करना ही सतत विकास कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले 1987 ईस्वी में पर्यावरण और विकास के लिए विश्व आयोग जो बना है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, उसके द्वारा प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर नामक ब्रूंडलैंड रिपोर्ट में किया गया था। सतत विकास के बारे में चीज़ें उसमें बताई गई थी। सतत विकास में कहा गया, ब्रूंडलैंड आयोग में कहा गया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती हों, वो विकास सतत विकास होता है। रॉबर्ट रेपिटो कहते हैं कि सतत विकास से आशय विकास की उस रणनीति से होता है जो सभी प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय तथा भौतिक संसाधनों का संपदा तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि करने के लिए प्रबंध करती हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें बताएंगी, ठीक है। व्यक्तियों को एक प्रकार से प्रमुख स्थान दिया जाता है, समानता पर जोर दिया जाता है सतत विकास में। व्यक्ति, रोजगार और पर्यावरण की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। मानव विकास का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। पर्यावरण संरक्षण किया जाता है। गुणात्मक सुधार किया जाता है चीज़ों में। ये सारी चीज़ें हैं। सतत विकास अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग जो किया था किसने किया था? अब प्रश्न यही पूछा गया है, ब्रूंडलैंड आयोग, रॉबर्ट रेपिटो, या फिर स्कॉट होम सम्मेलन। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग जानते भी होंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ब्रूंडलैंड आयोग। अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा।
अगला विकास, सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन कब हुआ था? सतत विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन हुआ है वो 1987 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सा ऑप्शन इज राइट आंसर। 1900 कब हुआ था? 1987 में। सबसे पहले वही ब्रुटलैंड रिपोर्ट जब आई थी उसी में बताया गया था। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सतत विकास की विशेषता है पर्यावरण संरक्षण, समानता पर जोर या व्यक्तियों को प्रमुख स्थान। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, किसने कहा है कि सतत विकास की स्थिति उत्थान अवस्था को पार करने के बाद भी उत्पन्न होती है? ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था भैया प्रोफेसर रोस्टो ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास मतलब जो सतत विकास सम्मेलन है वो किस वर्ष हुआ था? जोहान्सबर्ग एक स्थान है, तो उस स्थान पर सतत विकास जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो वो संपन्न हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बा ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आप सभी लोग देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है विकास प्रक्रिया के भौगोलिक वर्ण की अवस्थाएं हैं। फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे इस बात को, बताइएगा सभी लोग। प्रश्न क्या है? प्रश्न है विकास प्रक्रिया के भौगोलिक वर्ण की अवस्थाएं बताएं। तो विकास प्रक्रिया के भौगोलिक वर्ण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आर्थिक विकास का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसका केंद्रीय उद्देश्य उच्च तथा बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त करना होता है? ये आर्थिक विकास की परिभाषा को देते हुए कौन कहता है? तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था किसने भाई? वाल्टर क्राउच ने कहा था। क्या कहा था? कि आर्थिक विकास का मतलब उस प्रक्रिया से होता है जिसका केंद्रीय उद्देश्य, जिसका मूल उद्देश्य जो होता है वो ये क्या होता है? उच्च और बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त करना होता है। मतलब कि उच्च प्रति व्यक्ति आय मतलब होता है कि भारत के इतने भी लोग हैं या किसी भी देश की जो एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है सीधा सीधा कि भाई लोग ज़्यादा रुपया कमाने लगे। ठीक है, उनके पास कोई व्यक्ति मान लेते हैं 100 रुपये एक महीने में एक प्रकार से आप 1000 रुपये बचाता है तो 2000 रुपये बचाने लगे, वो एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती। तो ये चाहता है। ठीक है, वाल्टर क्राउच आर्थिक विकास को बताते हैं। अगला प्रश्न, विकास एक ऐसा आकस्मिक और निरंतर परिवर्तन है जो विस्तार की उत्कृष्ट भावना से गति प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? बताएं। तो विकास एक आकस्मिक या एक ऐसा आकस्मिक और निरंतर परिवर्तन है जो विस्तार की उत्कृष्ट भावना से गति प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? यह कथन शुम्पीटर का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यानी बा ऑप्शन शुम्पीटर। अगला क्वेश्चन से, विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? तो विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक में मानव संसाधन शामिल है, प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं और तकनीकी तथा नव परिवर्तन को भी हम लोग आर्थिक विकास में या विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में आर्थिक कारकों के रूप में शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक कारक मतलब जो आर्थिक कारण नहीं है वो कौन कौन से हैं? तो विकास की आकांक्षा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ और सामाजिक कारक, ये सब विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक कारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी डी लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर दा, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, एक अल्प विकसित देश अथवा क्षेत्र वह होता है जिसमें उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में उद्यम एवं पूंजी का अपेक्षाकृत कम अनुपात होता है, परंतु जहां विकास संभावनाएं या सभ्यताएं जो होती है संभावताएं विद्यमान होती हैं और अतिरिक्त पूंजी का लाभजनक कार्यों में विनियोजित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो इतना लंबा आपको परिभाषा पूछेगा नहीं हालांकि, लेकिन मैंने रख दिया तो इसको आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक बार समझ लेना कि क्या चीज़ें हैं। तो एक अल्प विकसित देश जो होता है, अल्प विकसित देश का मतलब होता है कि भाई ऐसा देश जिसका विकास अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब विकासशील ही है देश, वो विकसित हो रहा है। ठीक है, अथवा क्षेत्र। तो एक अल्प विकसित देश की मतलब अल्प विकसित प्रदेश की या देश की परिभाषा है ये। तो एक अल्प विकसित देश अथवा क्षेत्र जो होता है वह होता है, क्या होता है? जिसमें उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में उद्यम और पूंजी अपेक्षाकृत कम अनुपात में होता है। मतलब कि जैसे
पूंजी कम होती है वहाँ पर, और जो उद्यम होते हैं, उद्यम माने जो उद्योग होते हैं वो कम होते हैं वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर अल्प विकसित उस देश को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उद्योगों का विकास कम होता है और उत्पादन के साधनों पर खास करके जो उत्पादन के साधनों का एक प्रकार से अभाव होता है, ठीक है, संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं हो पाता है, उनके पास उच्च तकनीकी नहीं रहती है, तो वो होता है एक प्रकार से अल्प विकसित। और परंतु जहाँ विकास संभाव्यताएं विद्यमान हैं और अतिरिक्त पूंजी का लाभजनक कार्यों में विनियोजित किया जाता है, यह कथन किसका है? तो एक प्रकार से यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था भैया प्रोफेसर मैकलियोड ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास प्रक्रिया के भौगोलिक वर्ण की अवस्थाएं हैं, फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। चलिए फटाफट से आप बताएंगे। विकास प्रक्रिया को लेकर के प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि विकास प्रक्रिया क्या पूछा जा रहा है भाई? ये फिर से वही आ गया क्या? हाँ बिल्कुल फिर वही आ गया था। चलिए आगे देखते हैं। वही तो मैं सोचूं कि क्या दिक्कत है। वही अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के घटक हैं। देखिए सतत विकास के घटकों की अगर बात की जाए, देखिए सतत विकास के घटक की बात की तो आर्थिक घटक, सामाजिक घटक और पर्यावरणीय घटक, ये तीनों घटक होते हैं सतत विकास के, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे विकास जो होते हैं वो सतत विकास होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चक्रीय अर्थव्यवस्था आर के सिद्धांत हैं। देखिए आर का मतलब होता है कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रण करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ट्रिपल आर के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, सतत आजीविका के सिद्धांत हैं। सतत आजीविका के सिद्धांत कितने हैं? तो उसके सिद्धांत हैं 6। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सामाजिक सतत विकास के आयाम हैं। सामाजिक सतत विकास के कितने आयाम है भाई? देखिए, जीवन की गुणवत्ता, समानता और विविधता, लोकतंत्र एवं शासन, ये तीनों चारों जो हैं ये सामाजिक सतत विकास के आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, विकास सूचकांक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? बताएं भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। विकास सूचकांक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो विकास सूचकांक की बात की जाए तो कई प्रकार का होता है। अब कितने प्रकार का है? 2 का प्रकार का है, 4 प्रकार का है, 3 प्रकार का है या फिर 5 प्रकार का है? तो विकास सूचकांक जो होते हैं वो मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक लेखा प्रणाली को किसने प्रस्तुत किया था? सामाजिक लेखा प्रणाली को प्रस्तुत किया था किसने? प्रस्तुत किया था स्टोन और सीयर्स ने। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, भौतिक गुणवत्ता का जीवन सूचक को निम्न मतलब कि किस सन में प्रतिपादित किया गया था? भौतिक गुणवत्ता का जीवन सूचक जो है उसको किस सन में प्रतिपादित किया गया था? तो किस सन में प्रतिपादित किया गया था भाई, बताइएगा सभी लोग। तो भौतिक गुणवत्ता का जीवन सूचक उसको परिभाषित किया, मतलब उसको प्रतिपादित किया गया था 1979 में, यानी कि 1979 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब पारित हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब पारित हुई थी भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ की गई थी और 1956 तक चली थी, ठीक है। फिर इसके बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 में शुरू होती है और 1961 तक, यानी 5 सालों तक चलती है। फिर 1961 से लेकर के 1966 तक जो है तृतीय चलती है। फिर उसके बाद में आगे आप बढ़ेंगे जो एक प्रकार से 3 वार्षिक योजना है इसके बाद में। अच्छा, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो एक प्रकार से 1961 से 1966 चलती है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है 1966 से लेकर के, ठीक है, 1966 से लेकर के 1969 तक त्रिवर्षीय योजना चलती है, 3 सालों की है। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से चलती है, कब तक? 5 उसमें जोड़ें यानी 74 तक चलती है। तो इस प्रकार से ये होती है चौथी। फिर 5वीं आती है 1974 से 1978। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, इस प्रकार से। अच्छा, बीच में जो है 1978 के बाद में आप देखते हैं 74 से 78 तक चली, ठीक है। तो ये 4 सालों तक ही मतलब की चली थी। आप देखते हैं पंचवर्षीय प्रथम मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें 5.5% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और बाद में इसमें क्या होता है कि उसमें जो है शासन सत्ता होती है, इसी समय इमरजेंसी भी लगती है 1976 वगैरह के आसपास, 75-76 में। तो उस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था,
उसके बाद में फिर छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 85 तक चलती है। फिर जो है सातवीं आती है 80 से 85 से 95। फिर 2 वर्षीय वार्षिक योजनाएं चलती हैं 1990 से 92, ठीक है। फिर उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 97। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। फिर 10वीं आती है 2002 से 7, फिर मतलब 2002 से 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012 तक। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से 17 तक, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये पंचवर्षीय योजनाएं थीं। अब इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया तो मैंने सोचा सारी आपको बता दें। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में मतलब भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है? बताएं सभी लोग। भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता जो है वो किस लिए है भाई? जरूरी इसलिए है क्योंकि स्थानीय संसाधनों का विकास नहीं हुआ है और उसके विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन होना जरूरी है। भूवैज्ञानिक संगठन की मजबूती के लिए भी जरूरी है और जीवन गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि करने के लिए भी प्रादेशिक नियोजन जो होता है उसकी आवश्यकता जरूरी है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बताएं। आधुनिकीकरण पर या फिर एक प्रकार से आत्मनिर्भरता पर या सामाजिक न्याय पर? 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो इन सभी पर आधारित थी, आत्मनिर्भरता पर भी, आधुनिकीकरण पर भी और सामाजिक न्याय पर भी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या हैं? कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता, बिल्कुल ठीक बात है। महिलाओं का सशक्तिकरण और जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, ये तीनों जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? तो वर्तमान में भारत की जो आर्थिक विकास की जो दर है वो 8% के आसपास थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है भी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझा। और आपको बता दूं पीए 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा। हिंदी का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दे दिया हमने, तो आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 में लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया है, पार्ट 2 में भी लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया। 1-1 घंटे की वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिएगा। खूब समझा करके मैंने इसमें समझाया है। और बाकी हिंदी का भी एक प्रकार से हिंदी आलोचना वाला पोर्शन बचा हुआ है, उसको भी मैं कुछ दिनों में करवा दूंगा, ठीक है। या 1-2 दिनों में उसकी भी वीडियो आ जाएगी, 1-2 दिनों में, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास का मॉडल पेपर दिया, उसमें 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता वाला मैंने दे दिया, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।